मेरे दामाद जी ने कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं उसके साथ करी, बल्कि उसने ही मेरे दामाद जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। सरिता, समझ में नहीं आता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ननंद कहती है कि भाभी के संबंध थे, भाभी कहती है कि ननंद के संबंध थे, दामाद कहता है कि भाभी जान डोरे डाल रही थी, पर सच कौन बोल रहा है ये कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कहानी प्यार या हवस के दूसरे और अंतिम भाग में। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कितनी बेरहमी के साथ कलीम अंसारी की हत्या कर दी गई और अब तक असली हत्यारा पुलिस के हाथ नहीं लगा, बल्कि जितने भी सस्पेक्ट सामने आए अगले ही पल पुलिस की निगाह में वो सब बेकसूर थे। पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर करे तो क्या करे, केस की शुरुआत करे भी तो किससे करे। पुलिस की भाषा में एक कहावत है कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो काम की शुरुआत से। पुलिस ने भी कलीम अंसारी के आने से लेकर जाने तक सारी बातों का पता लगाया कि वो किससे मिला, कब मिला, क्यों मिला, और इस छानबीन में बीवी सलमा ने भी पुलिस का पूरा साथ दिया। आपके मुताबिक आपके शौहर कलीम अंसारी आखिरी बार आपकी अम्मी और आपा हलीमा से मिले थे? जी हाँ, वो उनसे मिलकर आए और कहा कल परसों तक अम्मी को डॉक्टर को दिखा के आऊँगा। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, शायद उम्र का तकाजा है। किंतु रात को उनको अचानक अर्जेंट एक फ़ोन आ गया था। उन्होंने कहा कि मुझे जाना होगा। मैंने उनसे कहा भी कि अम्मी से मिलके जाइए, फिर आपका पता नहीं कब आना होगा, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहा कि बहुत रात हो चुकी है, अम्मी भी सो रही होंगी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा जिद नहीं की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे स्टेशन छोड़ने आओ, थोड़ी देर तुम्हारा और साथ हो जाएगा। फिर मैं उन्हें स्टेशन छोड़ के आ गई। मुझे क्या पता था मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने नहीं, आखिरी बार छोड़ने जा रही हूँ। चलो सरिता, तुम जाकर उस तारीख का रिजर्वेशन चार्ट चेक करो, देखो उसमें कलीम अंसारी का नाम है या नहीं। और हाँ, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना, देखो कलीम अंसारी का कोई अपना ही आदमी पीछा तो नहीं कर रहा है। ठीक है सर। और सारी रिपोर्ट आकर मुझे पुलिस थाने में दो, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करता हूँ। जी सर। सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने रिजर्वेशन चार्ट चेक किया, कलीम अंसारी का नाम कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि आरएसी और वेटिंग लिस्ट में भी उसका नाम दूर दूर तक नहीं है। ओह, मतलब कलीम अंसारी झूठ नहीं बोला, उसे सचमुच उस दिन अर्जेंट कॉल आई थी, क्योंकि अगर झूठ बोलकर जाना होता तो पहले ही चुपचाप रिजर्वेशन करके चला जाता। इसका मतलब सलमा सच बोल रही है। इसमें गौर करने वाली एक और बात है सर। वो क्या? सर, मैंने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के सारे डिटेल्स चेक किए, उसमें कहीं भी कलीम अंसारी दिखाई नहीं दिया। क्या? जी हाँ सर, और ना ही कहीं उसकी बीवी सलमा दिखाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? सलमा ने खुद तुम्हारे सामने कहा था कि वो अपने पति को स्टेशन तक छोड़ने गई थी। वही तो सर। तो अगर वो अपने शौहर को स्टेशन छोड़ने गई थी तो वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई क्यों नहीं दी? और अगर वो दिखाई नहीं दी तो कम से कम उसके शौहर कलीम अंसारी तो दिखाई देने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि सलमा हमसे बड़ी सफाई से झूठ बोल रही है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी इंस्पेक्टर साहब? मैंने आपको बताया तो सही, मैं उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गई थी। स्टेशन तक हमें क्लियर नहीं हुआ। सलमा, आप हमें क्लियर बताइए। मैं उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गई थी, प्लेटफॉर्म तक भी जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे मना कर दिया। छुट्टियों के दिन चल रहे थे तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ रहती है। उन्होंने मुझे कहा तुम खामखा परेशान होगी, मैं खुद चला जाऊंगा, इसलिए फिर मैं वहीं से लौट आई। आप उन्हें छोड़ने के बाद कब तक रुकी? जब तक वो मुझे वहाँ तक जाते दिखाई दिए तब तक रुकी रही, फिर वहाँ से वापस आ गई। किंतु तुम्हें पता है मिस्टर कलीम स्टेशन पहुँचे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उनको खुद स्टेशन छोड़ने गई थी। तुम स्टेशन नहीं, उन्हें स्टेशन तक छोड़कर आई थी। तुम्हें ने कहा कि तुम उन्हें तब तक देख रही थी जब वो स्टेशन की तरफ मुड़ने गया। मुड़ने के बाद वो कहाँ गया? कहीं और? कहीं और कहाँ इंस्पेक्टर साहब? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेशन तक पहुंचने से पहले किसी ने उनका किडनैप कर लिया? और किसने? उनके दोस्त सलीम, बहन हलीमा, या उनके शौहर शरीफ मियाँ, या फिर कोई और?
कोई और तो कौन? एक मिनट सरिता, थोड़ा पीछे करना। ये लोग कौन? सर, ये तो कलीम का दोस्त सलीम और दामाद शरीफ मियां है। यस। ये दोनों स्टेशन के पास क्या कर रहे हैं? सलमा की बात सच लगती है सर। कलीम के मर्डर के पीछे इन लोगों का ही हाथ है। ज़रूर उसके जीजा और उसकी बहन के आशिक ने मिलकर कलीम अंसारी की हत्या की होगी और लाश को उन्हीं के घर के पानी के टंकी में डाल दिया ताकि सलमा फंस जाए। अब सीधे तरीके से बात करने का टाइम खत्म हो गया। इनसे पुलिसी अंदाज में ही पूछना पड़ेगा। साहब हमने कितनी बार कहा आपसे कि कलीम की हत्या हम दोनों ने नहीं की साहब। तो तुम दोनों का हाथ होगा इसमें? हम दोनों का हाथ नहीं है सर, यही तो हम बताना चाहते हैं आपको। तो तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि जिस रात कलीम अंसारी की हत्या हुई थी उस रात तुम उसके पीछे स्टेशन तक गए थे? ये आपसे किसने कहा? किसने कहा ये बताना जरूरी नहीं है। तुम्हारा ये बताना जरूरी है कि तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? सर ये बात हमने इसलिए आपको नहीं बताई क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं लगा कि हम आपको बताएं और आपने ऐसा कुछ हमसे पूछा भी नहीं कि हम आपको जो है बताएं, हमें याद आए। साहब स्टेशन तक रोज़ आना जाना हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है? जी हाँ साहब, रोज़ रात को खाना खाने के बाद हम टहलने चले जाते हैं स्टेशन और ये हमारी बचपन की आदत है। जब हम पढ़ा करते थे तो हमें नींद आती थी तो इसी बहाने हम स्टेशन चले जाते थे घूमने के लिए। ये आज बड़े होने के बाद भी हमारी वही आदत कायम है। और उसी समय क्यों जब कलीम अंसारी के ट्रेन का टाइम हुआ था? वो तो हमारे भाईजान ने हमें कॉल करके बुलाया था सर। कलीम ने फ़ोन करके बुलाया था? जी हाँ जी साहब, उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि तुम लोग टहलते हुए यहाँ आ जाओ, मैं भी वहाँ घूमने आया हूँ। तो हम लोग चले गए। हमें लगा भाईजान का कोई झगड़ा या लफड़ा हो गया होगा, इसलिए हम चले गए थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा वो हमें कहीं दिखा ही नहीं। फिर हमें लगा कि शायद वो घर चला गया होगा तो हम लोग फिर चले गए। फिर अगले दिन सुबह जब घर पहुँचे तो सलमा रोज़ की तरह अम्मी को नाश्ता देने आई तो फिर पता चला कि वो विदेश लौट गया है। तभी हमें यही लगा कि शायद गुस्से में होंगे, इसलिए अपनी अम्मी जान से मिलकर नहीं गए। तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई है? काफ़ी सारी साहब। तुम दोनों जानते हो ना, सच्चाई पता करते हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इसमें से एक बात भी झूठ निकली तुम दोनों यहाँ से सलामत वापस नहीं जाओगे। हम दोनों सच कह रहे हैं साहब, सच बोल रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सरिता, इन दोनों की और कलीम अंसारी की कॉल डिटेल निकालो और पता करो कि कलीम अंसारी ने सचमुच इन्हें उस दिन कॉल किया था या नहीं। सर कलीम भाई ने अपने नंबर से नहीं बल्कि किसी और नंबर से हमें फ़ोन किया था साहब। सर ने कॉल किया था सर, नहीं बोल रहा हूँ सर। तो तुमने हमसे ये बात छुपाई क्यों? साहब अगर हमें पहले पता होता कि बाद में नंबर का लफड़ा होगा तो मुझसे पहले पूछ लेते कि उसने अपने नंबर से कॉल क्यों नहीं किया हमें, इसलिए बस। सच बोल रहे हैं साहब, हम झूठ नहीं बोलते साहब। सरिता, जब तक इन दोनों की कॉल डिटेल नहीं आ जाती तब तक पड़े रहने दो इन दोनों को यहाँ पर। और हाँ सुन लो तुम दोनों, अगर जो याद करना है याद कर लो, क्योंकि सलमा के बयान के बाद अगर तुमने ये कहा कि हम ये बात भूल गए थे, वो बात भूल गए थे, तो तुम्हारी बात और तुम्हारी जिंदगी दोनों खत्म। सरिता, मैं सलमा से मिलकर आता हूँ। तुम उधर देखो। इसका मतलब ये है कि किसी भारी भरकम चीज को यहाँ से नीचे फेंका गया है। ऐसा तो नहीं कि कलीम अंसारी की लाश को यहाँ से पानी के टैंक में फेंका गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कलीम अंसारी के साथ यहाँ कोई हादसा हुआ, उसे मार दिया गया और नीचे फेंक दिया गया और पानी के टैंक में डाल दिया गया। हेलो सरिता, सलीम और शरीफ के साथ साथ कलीम अंसारी की भी कॉल डिटेल निकालो। पता करो कि उसे अर्जेंट कॉल कहां से आया था और क्यों आया था। दोस्तों, अब तक पुलिस को ऐसा लग रहा था कि कलीम अंसारी की लाश को कहीं बाहर से लाकर पानी की टंकी में फेंका गया है, लेकिन टेरेस पर लगे लैंप के टुकड़े को देखने के बाद पुलिस को यह शक होने लगा कि नहीं, ये लाश बाहर से नहीं
बल्कि टेरेस पर से ही पानी की टंकी में फेंका गया है। दोस्तों, इस केस में आया ये नया मोड़, क्या पुलिस को असली कातिल तक ले जाएगा या नहीं? और ले जाएगा तो कैसे? कौन है असली कातिल? आखिर किसने किया है कत्ल? आइए देखते हैं। सर ये लीजिए, सलीम, शरीफ मियाँ और कलीम अंसारी के कॉल डिटेल। सलीम और शरीफ मियाँ के बयान के मुताबिक उन दोनों को सेम टाइम पे सचमुच कॉल आया था। इसका मतलब दोनों सच बोल रहे हैं। और कलीम अंसारी के फ़ोन पे तो ऐसी कोई डिटेल है ही नहीं कि उन्हें आउट ऑफ इंडिया से कोई अर्जेंट कॉल आया था। अर्जेंट तो क्या, उन्हें तो कोई कॉल ही नहीं आया। उनके फ़ोन पर तो लास्ट कॉल उस दिन है जिस दिन वो इंडिया के लिए निकले थे। किंतु सलमा का तो कहना है कि उनके पास कोई अर्जेंट कॉल आया था तभी वो वापस गए। इसका सीधा मतलब है कि सलमा झूठ बोल रही है, या फिर शरीफ मियाँ के बयान के मुताबिक कलीम अंसारी सचमुच अपने परिवार वालों से परेशान होकर अपनी बीवी से झूठ बोलकर वापस जा रहा था। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो स्टेशन पहुंचकर अपने दोस्त और जीजा को फ़ोन करके बुलाता है तो वो किसी और फ़ोन से क्यों फ़ोन करता है? सर वही तो मैं भी सोच रही हूँ। वहाँ तो उस पर नज़र रखने वाली उसकी बीवी भी साथ में नहीं थी जिससे फ़ोन किया गया था। क्या वो लोकल फ़ोन है? नहीं सर, वो मोबाइल नंबर है। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर कलीम अंसारी मर्डर केस। अरेस्ट हिम। अरे सर, लेकिन मेरी बात सुनिए। आप सुनना कहना सब यहाँ से निकलने के बाद। ले चलो इसे। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बाद में बात करता हूँ। नवा इंस्पेक्टर, ऊपर वालों तक माल पहुँच तो गया है, तो तुझे यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? ऊपर वाले को रिश्वत खिलाकर गुनाह करेगा तो क्या समझता है हम जैसे नीचे के ऑफिसर छोड़ देंगे तुझे? क्या मतलब? चल, तेरे साथी का पता चल गया है, तू भी चल। बोलना क्या चाहता है? साफ साफ बोलना। साफ साफ बोलूं? मुझे क्या तेरे रिश्वतखोर ऑफिसर जैसा समझा है? इंस्पेक्टर मिश्रा नाम है मेरा। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर कलीम अंसारी मर्डर केस। अरेस्ट हिम। अरे सर, लेकिन मेरी बात सुनिए। आप सुनना कहना सब यहाँ से निकलने के बाद। ले चलो इसे। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए। आप इस वक्त यहाँ? हाँ, समझ लो आपके शौहर के केस का आखिरी वक्त है। केस खत्म। या अल्लाह, इसका मतलब कातिल पकड़ा गया? कातिल भी मिल गया सलमा, और उसका पार्टनर भी। कौन है कातिल? सलमा खातून। जी? बहुत धूल झोंक लिया कानून की आंखों में सलमा खातून। तुम्हारा समय खत्म। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको कोई सबूत नहीं मिला तो आप भी मेरे ससुराल वालों के साथ मिलकर मुझे गुनहगार ठहराओगे? मैं गुनहगार नहीं ठहरा रहा हूँ। तो? सरिता, गुनहगार तुम्हें ये ठहरा रहा है। तुम? मिसेस सलमा, इसने सब बता दिया है। तुम्हारे शौहर को मरने से पहले विदेश से कोई कॉल नहीं आया था। हाँ, कॉल जरूर आया था इसे, और वो भी तुम्हारा। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हारे शौहर के मरने के पहले जिस नंबर पर तुमने कॉल किया था, शौहर के मरने के बाद उसी नंबर से कलीम अंसारी ने सलीम और शरीफ मियाँ को कॉल करके ये कहा कि वो स्टेशन पहुँच गया है, तुम भी यहाँ आ जाओ। जबकि वो कॉल कलीम ने नहीं, इसने किया था। और जिस समय उसने कॉल करके ये कहा कि वो स्टेशन पहुँच गया है, तो फ़ोन की लोकेशन ये बंगलो बता रही है। इसका मतलब ये है कि अगर फ़ोन की लोकेशन ये बंगलो बता रही है तो ज़रूर उन्हें फंसाने के लिए कोई स्टेशन बुला रहा था। और सिवाय तुम्हारे और कौन हो सकता है सलमा खातून? तुम्हारे बैठने की जगह ये नहीं, पुलिस लॉकअप है, और उसके बाद जेल। सरिता, ले चलो इन्हें। चल चल, ये चल चल, बहुत एक्टिंग कर लिया। चल, ये गलत है। मेरी बेटे को मारा था, मेरे बच्चे को मारा, मेरे माँ जी संभालिए अपने आप को। अनिमा जी सलमा खातून, अब बताओ कि तुम्हें अपने शौहर को मारने की क्या वजह थी? मेरे शौहर विदेश में रहते थे, मैं यहाँ अकेली थी। ये मेरी सास, मेरी ननद, मेरे नंदोई, ये सब मुझ पे दिन रात बोझ बने रहते थे। हमेशा इनका ख्याल रखना,
इनकी सेवा करना, क्या यही मेरी जिंदगी थी? फयाज ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि तुम्हारी भी अपनी कोई जिंदगी है, जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें चाहे, तुम्हारे साथ रहे। ये सब मुझे फयाज में मिल गया और मैं उससे चाहने लगी। इसे पता इंस्पेक्टर साहब, ये प्यार है या हवस? ये तो इसी को पता है। जब किसी को पता ही नहीं था तो क्यों मारा तुमने कलीम अंसारी को? क्योंकि हम अपना प्यार छुपाने में सबसे कामयाब हो गए थे, लेकिन कलीम से नहीं छुपा पाए। उनके आने की खबर इस बार फयाज को नहीं थी। वो उस दिन शहर से बाहर गया था और शहर से लौटते ही आधी रात को हमेशा की तरह वो मेरे कमरे में आ गया। उस दौरान कमरे में बहुत अंधेरा था। क्या करूं? मेरी शोर आई है। अरे यार जो तुम्हें बिना देखे मेरा ना क्या करूं? कौन है? कौन है? हे, रुक रुक, कौन है? ओ, तो तेरे बारे में जो भी मैंने सुना था वो सब सच था। मैं विदेश में दिन रात एक करके पाई पाई जोड़ के तुझे भेजता हूँ ताकि तू खुश रहे, मेरी मम्मी मेरी बहन खुश रहे, तू उन्हें प्यार करे। मगर तू प्यार नहीं, तू तो अपनी हवस पूरी कर रही है। निकल जाओ मेरे कमरे से। कलीम, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती है? प्यार करती हो या अपनी हवस मिटा रही हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं सवेरे के लिए भी इंतजार नहीं करूंगा। अभी अम्मी आपा और पुलिस को फोन करके तुम्हें बुला के निकल जाओ। चली जाओ इस कमरे से। कमरे से निकलने के बाद मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं। ये बात तो पक्की थी कि दूसरे ही दिन कलीम अम्मी आपा को बुलाकर मेरा फैसला कर देते। अगर ऐसा हो जाता तो मैं कहाँ जाती? फिर मैंने बाहर जाकर फयाज को फ़ोन किया। उसने मुझे कहा कि तुम कैसे भी करके कलीम को ऊपर टेरेस पर लेकर आओ। तुम क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा ना, अब हम सिर्फ मिलेंगे तो सिर्फ तलाक के दस्तखत के लिए मिलेंगे। मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश? तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का वक्त निकल गया है। याद है तुम्हें, तुम जब विदेश में थे तब हम फ़ोन पे बात किया करते थे। तब चांद में तुम्हें देखकर मैं रोमांटिक हो जाया करती थी। बस आखिरी बार मेरे साथ टेरेस पे चलो। आपके साथ मैं चांद को देखना चाहती हूँ। और कभी भी तुमने मुझे सच में चाहा होगा तो मना मत करना। तो ये है तेरा चांद? हाँ, यही है मेरा चांद। इसी में देख के मैं आपको याद किया करती थी। तू यहाँ? देख कलीम, उससे गुस्से में बात मत करना। तू क्या, पूरा शहर जानता है कि अगर मुझे गुस्सा आया तो। ओह, तो ये है तेरा चांद? हाँ हाँ, यही है मेरा चांद। इसी में देख के मैं आपको याद किया करती थी। देख, तुझे इसे तलाक देना है तो दे दे, पर ये तुझे बंगला नहीं देगी। ओह, तो ये बात तेरे को पता भी चल गई? तो तलाक दे के इसे चला जाएगा। कम से कम इस बंगले के किराए से ही तो ना। ये बंगला मैंने तेरे अय्याशी के लिए नहीं बनाया। ये बंगला मैंने मेरे लिए, मेरी अम्मी और आपा के लिए बनाया है। तो इसके नाम क्यों किया था? बात तो घूम फिर के वहीं आ गई ना, प्यार या हवस के लिए। वैसे भी तो हम दोनों का रिश्ता भी तो इससे इसीलिए है ना। तू तो बस मेरी बात मान और चुपचाप कल के कल विदेश वापस लौट जा और हम दोनों को यहाँ पे शांति से रहने दे। विदेश तो मैं जाऊंगा, लेकिन तब जब ये जाएगी इस घर से और तू जाएगा जेल।
तो तू नहीं मानेगा। नहीं, तू ही जाएगा इस बंगले से भी और इस दुनिया से भी। खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये तो मर गया। हाँ, तो जो कर रहे थे वही होगा ना। तू फिक्र मत कर। इसकी लाश को तेरे बंगले के पीछे टंकी में डाल देंगे। मेरे, मैं पकड़ी गई तो? मुकर जाना। बोला तेरी नंद, उसका पति और वो सलीम ने मिलकर उसको मारा है और तुझे फंसाने के लिए तुझे बंगले की टंकी में डाल दिया। और पुलिस मान भी जाएगी। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो खुद ही मार कर अपने ही बंगले की टंकी में डालेगा। समझी ना? हाँ। और सुन, मैं सलीम को और शरीफ को फ़ोन करके ना स्टेशन बुला लेता हूँ। और तू बताना कि मुझे क्या पता, मैं तो इसे वहाँ स्टेशन छोड़कर आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। समझी ना? चल, इसे ठिकाने लगाते हैं। दोस्तों, कितना अजीब केस था ये। एक इंसान जो कि पुलिस की तफ्तीश में उसके हर कदम पर उसका साथ दे रही थी, उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। पुलिस को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि वही इंसान असली कातिल भी हो सकता है। जी हां, सलमा, जो कि पुलिस को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश में लगी थी। किसका संबंध किससे बता रही थी। उसने गलत फोन कॉल्स भी कराए। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस के लंबे हाथों से ज्यादा दिनों तक अपने आप को बचा नहीं सकता। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत ही कीमती है, जिंदगी बहुत ही छोटी है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। इसीलिए जिए प्यार में और रहें प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद।